स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम भूगोल का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कक्षा 12वीं का 2023 का मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है मॉडल पेपर की, तो वहां से आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नया पैटर्न पता होगा कि किस तरह का पैटर्न डिजाइन है आपका। तो इसमें यहाँ पे निर्देश लिखे गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्न तो आपको करने हैं, 1 से 8 तक जो है MCQ रहेंगे, आपको पता ही होना चाहिए नया पैटर्न जो है। और 9 से 16 तक जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, और 17 से 22 तक जो है लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, और उसके बाद जो है आपका 23 से 24 तक वेरी लॉन्ग, और उसके बाद में 25 और 26 जो है मानचित्र पर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, और साथ ही साथ आपको बता दो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। मैक्सिमम कमेंट करिए, इंग्लिश वर्जन सभी सब्जेक्ट के दे दिए जाएंगे आप लोगों को। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले हम सारे सॉल्यूशंस हिंदी मीडियम के लिए दे रहे हैं, और जितने जल्दी आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट जितने जल्दी आप कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मिल जाएगा। ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए काफी कमेंट आ रहे थे, तो हमने जो है इसका हिंदी वर्जन कंप्लीट कर दिया है। अब इस वीडियो को हमें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का जो उपागम नहीं माना जाता है वो है मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। ख ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको किसी भी सॉल्यूशन का PDF चाहिए जो आप 2023 के मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप सिंपली जो है हमारे व्हाट्सएप पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन PDF के जो है आपका आंसर PDF यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की देन है। तो डॉक्टर महबूब अल हक का जो है ये देन है, पाकिस्तानी है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। वो कौन सा देश है, तो वो है डेनमार्क, ठीक है। ख ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो सारी रेखीय बस्तियां होती हैं, आपकी जो सड़क हो, नदी हो या नहर हो, उनके किनारे रेखीय बस्तियां होती हैं। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो वो था गोवा, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। नहीं पूछा गया, ध्यान रखना ये चीज आपको बताना है। तो ये जो है आगरा है, पटना और कोलकाता, ये नगर जो है नगर नदी तट पर अवस्थित है, लेकिन भोपाल जो है नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो ख ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो वो था तारापुर, ठीक है। घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पे परमाणु ऊर्जा स्टेशन ही है, लेकिन तारापुर जो है पहले था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना घोषित कर दी गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अब बड़े प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। बड़े प्रश्नों की बात करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, यदि आपको PDF सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हिंदी, इंग्लिश, सोशल, आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस, अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड किए जा रहे हैं। बिल्कुल कंटिन्यूअस रखें अपने आप को, और इस चैनल पे जितने स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं इनको पढ़ते रहे, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए, और सॉल्यूशन देंगे हम आपको बेहतरीन, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखित आपको मिलेगा। इस तरह से नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना, ऐसा वाला फालतू बातें नहीं होंगी इस चैनल पे, ना ही होती हैं। पिछले साल 30,115 स्टूडेंट्स 75 और 100 के बीच में हमारे चैनल से पढ़ के गए। इन्होंने इतने परसेंटेज के बीच में 30,115 स्टूडेंट्स ने 75% से 100% अंक हासिल किए हैं, जिसमें लगभग 2,500 के स्टूडेंट के आसपास 100% अंक लेके गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए, रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल का परिभाषा मैंने यहाँ पे दे दी है, तो मेरे हिसाब से तो आप परिभाषा जो है समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ना समझ पाए। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो सॉल्यूशन है वो लिख दिया। बताता चलूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कितना कम कितना ज्यादा लिखना है, वो चीज ध्यान रखना है। 2 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये भी 2 अंकों का प्रश्न, अभी 2 अंकों के प्रश्न ही चलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, 2 अंक में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका जो है जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है आंसर। इसके बाद जो है 11वां प्रश्न जो पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसके जो है मानव विकास के प्रमुख 4 जो घटक हैं, और इसको जो है ना, ये चारों जो है आपके प्रमुख घटक, इनको जो है मानव स्तंभ भी कहा जाता है। मानव स्तंभ के प्रमुख 4 घटक भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है अपना जो समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है, ये चारों मानव स्तंभ माने जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 नंबर आपको मिलते हैं इससे। इसके बाद जो है 13वां क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको हमने 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और आश्रमिक। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 14वें नंबर में, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है? ठीक है। सबसे ज्यादा केरल जो है 93.91% है, अब तो और भी है। और इसकी साक्षरता प्रतिशत कितनी है ये आपको बतानी है, बहुत ही सिंपल। एक नंबर में आपको बताना है नाम और दूसरे नंबर में बताना है उसकी परसेंटेज। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर परिक्षिप्त यानी एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार की ये बस्तियां होती हैं, पहले तो आपको इसको डिफाइन कर देना है। ठीक है, आप अपने मर्जी से। और जो है ये जो है किन राज्यों में पाई जाती है, तो उत्तरांचल है आपका, जो उत्तराखंड बोल सकते हैं, और हिमालय प्रदेश जो है, और केरल यानी एक छोटी भागों में जो पहाड़ियों के छालों पर, जंगलों में और भूभाग में अत्यधिक विखंडित प्रकृति वाले स्थानों पर देखने मिलती है। ठीक है। इसके बाद जो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के 2 अंतर आपको बताने हैं, यहाँ से फिर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों के अंतर मैंने यहाँ बता दिया। धात्विक खनिज जो है धातु कच्चे रूप में होते हैं, इसमें खनिज, धात्विक खनिज में जो है धातु कैसे होते हैं, कच्चे रूप में होते हैं। और अधात्विक खनिज जो होगा ना, उसका यहाँ पर जो है आप देखिए, अधात्विक खनिज जो है धातु नहीं होते हैं। ठीक है, ये कच्चे रूप में होते हैं, ये धातु नहीं होते हैं। और जो धात्विक खनिज है ना, उसके उदाहरण आप दे सकते हैं, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। और जैसे अधात्विक खनिज हैं उनका जो एग्जांपल देना चाहें तो चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हो। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके 4 अंकों के प्रश्न आएंगे, फिर आगे 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे जो मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, पूरा मैंने आपको जो है पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझाया हुआ है, उदाहरण भी दे दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। 4 एग्जाम्पल दे दोगे, 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल काटने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो ये 4 के 4 आपको लिख देने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर लिखने हैं। 2 बोल रहा है लेकिन 4 अंकों का प्रश्न पूछ लिया इसने, तो कम से कम हम 4 अंक जरूर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है कि आप ये जो प्रतिकर्ष कारक है, ये अपकर्ष कारक है। इसी तरह से यहाँ पे प्रतिकर्ष है, फिर अपकर्ष है, इसके बाद में फिर से प्रतिकर्ष है, ये अपकर्ष है, और फिर से आपका प्रतिकर्ष है, अपकर्ष है। अगर इसने 2 ही बोला है, केवल 2, इसने यहाँ पे 2 अंतर लिखा है ना, तो 2 ही आपको लिखने हैं। अगर केवल ये अंतर लिखता और यहाँ पे 4 अंकों का ये प्रश्न होता, तो मैं 4 अंक के हिसाब से 4 जो है अंतर लिखता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये लिखने का तरीका होता है कि अगर पूछा गया है 2 तो लिखना भी 2 ही है, मुझे 2 ही लिखना है। पहला ये लिखूंगा, एक तो ये लिख दूंगा और दूसरा ये लिख दूंगा। अगर आपको ये दोनों अच्छे से याद नहीं होते तो आप ये तीसरा वाला लिख सकते हैं। अगर आपको तीसरा भी सही से याद नहीं आता तो आप चौथा लिख सकते हैं। इसमें चारों में से कोई भी 2 लिख देने हैं आपको, जो याद हो जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों होती है या क्यों की जाती है, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो, बाजारीय कृषि सब्जी है ना, यानी कि बाजारीय सब्जी कृषि का शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो है मांग ज्यादा रहती है। एक तो रीजन ये है, इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। क्लियर हुआ ये? तो रीजन डिस्क्राइब कर दोगे। उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से आपको क्या समझना क्या है, यहाँ पे समझना क्या है कि 4 अंकों का प्रश्न है। 4 अंकों के प्रश्न के हिसाब से आपको इसको जो है 4 अंकों के हिसाब से ही लिखना होगा। ठीक है, तो 4 अंकों में आपको कम से कम 2 पॉइंट तो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे तीसरा लिख दिया 2 अंक, आप इसको वो कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है दूसरे पॉइंट में आपका बाजारीय सब्जी जो कृषि की लागत जो है ज्यादा होती है, इसलिए जो है क्या करते हैं, इसको जो है हमारा जो है नगरीय के क्षेत्रों के पास में जो है लाया जाता है या विकसित किया जाता है। ठीक है, ये 2 भी अगर आप बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, समझा देते हैं, तो आपको जो है आसानी से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तरदायी कारकों को मैंने बोल्ड पॉइंट से कर दिया है। पहला आप जो है कारक में इसको शामिल करेंगे, जिसमें आप समझा देंगे कि जो है जल संसाधनों की आपूर्ति कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली में समस्या है नहीं, लेकिन क्यों है, इसका रीजन क्या है, बल्कि सिंचाई के गलत तरीकों ने जो है, जिसमें बाढ़ सिंचाई तकनीक है, पानी छोड़ देना खुला और उसके बाद ध्यान न देना। ठीक है, और भूजल का अत्यधिक जो है प्रयोग करना, ट्यूबवेल चला देना और छोड़ देना, और इसका जो है गहन जल गहन फसल उगाना, जिसको मतलब जो फसलें जिनको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो फसलें उगाना, ये रीजन है जो समस्या उत्पन्न कर रही है। हालांकि ये समस्या नहीं है, लेकिन ये इनकी वजह से उत्पन्न हो रही है। जल प्रदूषण जो हो रहा है, जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट शामिल है, कृषि प्रदूषण है, शहरी अपशिष्ट है, घरेलू और सीवेज प्रवाह जो है, हम जो वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, और बढ़ती हुई जनसंख्या। ऑब्वियस सी बात है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी प्रति व्यक्ति उतनी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ने की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जो है दिन पर दिन घटती जा रही है। तो भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए ये ही सारे जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये ही ज्यादा जिम्मेदार है। क्लियर हुआ? बाकी आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। दूसरे पॉइंट में हम फिर इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन सा जो है हमारा हिस्सा कितना पानी लेता है। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। जल जो है, सतही जल हमारे पास कितना है, 89% है, और भूजल का उपयोग जो है 92% जो है कृषि के लिए किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे तो लोग जो है भूजल पे ही, मतलब भूजल ही उनको मिलता है, क्योंकि वो रेगिस्तानी और बहुत ही ज्यादा मतलब उस तरह के इलाके हैं। हमारी सिंचाई तकनीक जो है, जिसमें बाढ़ सिंचाई, नहर सिंचाई, नलकूप सिंचाई आदि जो है पानी में अकुशल जो है उपयोग होता है, वो भी जिम्मेदार है इसके लिए।
धान जो है, गन्ना है, ऐसी जो जल गहन फसलें हैं, इनको ज़्यादा जो है जल चाहिए, इनकी सिंचाई जो है ज़्यादा करनी पड़ती है और इसकी मांग भी ज़्यादा है, लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए ये भी दिक्कत करती हैं। रासायनिक उर्वरक जो है मिट्टी में ह्यूमस पैदा कर देते हैं, जिससे उनकी जल को रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या तो बता ही दिया आपको, तो जैसे कि आप बता सकते हैं कि इसमें जो है अब तक कुल सतही जल का 9% घरेलू कार्यों में उपयोग किया। 9% तो हम घर के काम में ही जो है आपका सतही जल यूज करते हैं। और शहरी अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट जो भी हमारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं ना शहरी क्षेत्रों से, चाहे कहीं से भी, तो ये भी जो हमारे पूरा का पूरा जो है पानी को गंदा कर रहे हैं, जो कि घरेलू उपयोग के लिए भी नहीं बचता। तो निष्कर्ष हम निकाल के बता सकते हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है ऊर्जा के अपरंपरागत और अपरंपरागत स्रोत आपको बताने हैं। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा बतानी है। तो 4 अंकों की। तो मैंने क्या है, दोनों आपको परंपरागत और अपरंपरागत दोनों ही बता दिए, ताकि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आसानी से आंसर दे सके। आपसे अपरंपरागत पूछा है तो आप केवल अपरंपरागत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत के ही बारे में बताएंगे, इसको ही डिस्क्राइब करेंगे। मैंने दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है, तो आपको घबराना, ठीक है। तो गैर परंपरागत ये हो गए, और इसमें जो है हमारे कौन कौन से आते हैं, ये सारे के सारे इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके बाद जो है आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की तुलना में जो है गैर परंपरागत स्रोत समान रूप से जो है वितरित और पर्यावरण के अनुकूल। इसके बाद जो है आपका ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और तरंग ऊर्जा के बारे में डिस्क्राइब करना था, तो उसको, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 अंक मिल जाएंगे टोटल डिस्क्राइब करने से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करनी। तो सतत पोषणीय विकास क्या होती है, इसको परिभाषित करके जो है ये इसके बारे में बताना है। तो 4 अंक जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो 2-3 पैराग्राफ में जो हम सरल शब्दों में इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, तो ये जो है पूरा का पूरा आंसर आपको अच्छा लगेगा। 1-2 लाइनें कम आपको करनी है, थोड़ा सा आपको लगता है कि 2-4 लाइनें मुझसे याद नहीं होंगी, तो उनको आप हटा सकते हैं अपनी मर्जी से। बाकी हमने फुल सोल्यूशन आपको दिया है जो 4 अंकों में। यहाँ पे अगर आप ये पूरा सोल्यूशन लिखते हैं तो फिर से आपको 4 अंक मिल जाते हैं। इसमें से अगर 2-3 लाइनें अगर आप हटा देते हैं तो भी आपको 4 अंक मिलेंगे, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके 3 + 3 6 अंकों के यानी कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है, अथवा में मानव के प्रतिकरण का वर्णन जो आपको करना है, प्राकृतिकरण का, मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहले आपका ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कर लेते हैं। ये सारे आंसर जो है आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ग्रामीण बस्ती के बारे में पहले, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम नगरीय बस्ती, जैसे ग्रामीण बस्ती को डिस्क्राइब किया, तो नगरीय बस्ती के बारे में बताएंगे, उनकी विशेषताएं बता देंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, और कम से कम 4 विशेषताएं आपको लिखनी है, क्योंकि अंक जो है आपको देखो यहाँ पे 6 अंक है, समझना। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं, कम से कम 5, अगर 6 आप लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एग्जामिनर सोचेगा नहीं चलो 6 पॉइंट दिए यार, कोई बात नहीं तो कम से कम आपको 4 पॉइंट जरूर लिखने, मिनिमम 4 से 5 पॉइंट आपको। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरणों को स्पष्ट करना है, ठीक है। और दूसरा जो है नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए और किसी 4 प्रक्रियात्मक नगर को उदाहरण सहित जो है लिखना है आपको। तो हमने जो है जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरण को स्पष्ट किया है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा आप जनसंख्या वाला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, 2 + 4 6 अंक, यानी कि यहाँ पर आप इसको अगर अलग करते हैं तो आपको यहाँ से 2 अंक मिलेंगे इस वाले पार्ट के, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को जो है आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये बताया गया है। और ये वाला केवल कर देते हो आप पूरा विवरण, तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे। इसमें ज्यादा आपको डिटेल भी नहीं देनी होती, ये आपको जो है पूरा दे देना है। इसमें क्या है, अति न्यून घनत्व वाले क्षेत्र बता देने हैं, न्यून घनत्व वाले क्षेत्र बता देने हैं, मध्यम घनत्व यानी मिडिल जनसंख्या वाले, उच्च जनसंख्या जो है, समझ गया। अति मतलब बहुत ही कम जनसंख्या वाले, ठीक है, बहुत ही कम, और फिर कम जनसंख्या वाले, फिर मध्य जनसंख्या वाले, और उच्च जनसंख्या क्षेत्र, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद भी उच्च घनत्व वाले जो है मध्यम, उच्च मध्यम वाले हैं, यानी कि मिडिल और हाई है, और ये जो है केवल हाई है। इस तरह से अत्यधिक जो हाई की जगह ये हाइयर है। तो ये सारी चीज आपको इसमें एक्सप्लेन कर। इसके बाद आपका जो 25वां प्रश्न है, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य सभी को पता है उत्तर प्रदेश है। इसको हम मैप में दिखाएंगे, अभी मैप नीचे है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है, ठीक है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र जो है मलाज खंड है, और उसके बाद में जो है गुजरात का सबसे बड़ा नगर जो है वडोदरा है, और आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा है। कई बार पूछा जाता है, CBSE में कई बार आ चुका है। तो ये 5 को हम दर्शा देंगे, सभी जो है आपको यहाँ पे बताया गया है। नाम लिखना है, और दर्शाने के लिए आपको जो है नाम लिखना और दर्शाने के लिए जो है आधे आधे अंक। समझ में आ गया आपको, आधे आधे अंक, यानी कि एक प्रश्न पूरा करने पर जो है आपको 1 अंक मिलेगा। तो हमने नाम भी लिखने हैं और इसको दर्शाना भी है। तो नरोरा जो हम उत्तर प्रदेश में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये परमाणु केंद्र है, अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और जो है मध्य प्रदेश में एक जो है आपका कौन सा हमें चाहिए था क्षेत्र, प्रमुख तांबा क्षेत्र, और बड़ा नगर और साक्षरता वाला राज्य। साक्षरता वाला बड़ा राज्य, बड़ा नगर ये हो गया, और साक्षरता वाला राज्य, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंडिया के मैप में हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। आपके जो मैप मिलेंगे वो हो सकता है ब्लैंक मिले, और हो सकता है आपको डैश वाले मिल जाए, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है। तो मैप के ऊपर डिपेंड है कि आप जो है ये कैसे दर्शाओगे। मैप अगर आपको मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका राजस्थान आ जाता है इस तरह से करके, राजस्थान है पूरा, तो फिर आपका छोटा सा हरियाणा ये करके यहाँ पे उत्तराखंड
इस तरह से रहते हैं, बीच में है, सभी को पता ही है। यहाँ पे आपका जो है वेस्ट बंगाल आ जाएगा, यहाँ पे आपका इधर बिहार आ जाएगा ऊपर। इस तरह से ये मानचित्र बना हुआ आपको मिल सकता है। आगे जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया संसार के दिए गए, यानी कि आपको वर्ल्ड मैप में जो है एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चाइना है, चीन है, वो दिखा देना है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो कनाडा है वो दिखा देना है। जापान का सबसे बड़ा नगर जो टोक्यो है उसको दिखा देना है। अमेजन बेसिन कहाँ पे है, ब्राजील में है, ये दिखा देना है सबसे बड़ा जंगल। और पांचवा है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश जो है सूरीनाम, उसको दिखा देना है। तो ये पांचों को दिखाएंगे और फिर आप नाम भी लिखेंगे वहां पर, तो आपको जो है यहाँ पे आधे प्लस आधे एक नंबर लिखते जाएंगे, टोटल मिला के मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर, ये वर्ल्ड मैप है, सभी को पता है वर्ल्ड मैप कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे चाइना दिखा दोगे आप, ये चाइना हो गया जो आपका सबसे बड़ा जनसंख्या हो गया। और जो है आपका ये टोक्यो हो गया सबसे बड़ा जापान का नगर, ब्राजील जो है अमेजन जंगल, और छोटा जो है आपका सबसे छोटा जो है आपको देश का नाम बताना था सूरीनाम, और जो है कनाडा हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये है मिशन मेरिट का आपने वीडियो देखा है, और आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करना भूल जाते हैं, आपके कमेंट्स फ्री हैं और शेयर भी फ्री है, फिर भी आप लोग थोड़ा मतलब आप कंजूसी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अपने आपको एक्सप्रेस करिए, बढ़िया फीलिंग्स लाइए अपने अंदर, एग्जाम ऑटोमेटिकली आपका बढ़िया होगा। फिर आप ऐसे ही सोचोगे नहीं यार मेरे क्या फर्क पड़ता है शेयर करने से, अरे आपके शेयर करने से फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरे बच्चों के लिए भी। अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो उसको करने में कोई दो राय नहीं है, जिसमें आपका पैसा ना लगे, जिसमें आपका टाइम ना लगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में, अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप में, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगले वीडियो के लिए कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।